हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जेट क्लियर करना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जेट के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी वैकेंसीज फिल नहीं कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, झारखंड जब से बना है ना भैया, तब से लगभग 17 से 19 सालों में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई है और यहां लगभग यूनिवर्सिटीज में 100% सीट खाली है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिना जेट क्वालिफाइड किए ये पॉसिबल नहीं है। और जेट की सबसे बड़ी खासियत है कि सिर्फ टॉप के 6% बच्चों का ही जेट क्लियर होने वाला है। देखते हैं क्या आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। तो आज की क्लास है डिमांड एनालिसिस। बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना है और बहुत क्लियरली सबको कवर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझते हैं कि ये डिमांड एनालिसिस है क्या। नाम क्या है? डिमांड। देन फिर उसको एनालाइज करना। डिमांड का मतलब क्या? देखो, अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन खरीद रहा हूं, तो ऑफकोर्स ये पेन मैं खरीद रहा हूं तो किसी ने इसे तो बनाया होगा। तो यहां पर दो लोगों के कॉन्सेप्ट को समझना है। एक है जिसने बनाया और जो ये खरीद रहा है। अब जब मैं इसे खरीदूंगा कुछ तो पैसे दूंगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मैं इस पेन को कितने में खरीदना चाहता हूं। अब अगर मेरी प्राइस, मान लो मेरा पॉकेट अलाउ करता है कि भाई 100 रुपए में खरीद लो, अगर ये पेन 100 रुपए का है तो मैं खरीदूंगा। अगर मेरी पॉकेट में मात्र 80 रुपए है, अगर ये प्राइस गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट काम करेगा, एक प्राइस, दूसरा उसके रिगार्डिंग में डिमांड। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिमांड एनालिसिस, मतलब प्राइस के रिगार्डिंग में डिमांड में होने वाले बदलाव या डिमांड में होने वाले बदलाव से प्राइस में होने वाले इंपैक्ट। तो इन सबको हम लोग क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं विकास आनंद स्वागत करता हूं सभी लोगों को। राधे राधे अगेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। और आज ये हम लोगों का 14th सेशन है। ऑलरेडी हम लोगों ने 13 सेशन कवर कर लिए हैं। ठीक है, सुबह सुबह 7:45 में, डोंट बी मिस आउट। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिमांड एनालिसिस? सिंपल सा, अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया आपको कि प्राइमरी पर्पस क्या है डिमांड एनालिसिस करने का। डिमांड एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग? दो चीजों को देखते हैं कि भैया हम कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और कितने रुपए देना चाहते हैं। मतलब कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिमांड एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड डिमांड एनालिसिस। चलिए जल्दी से बताइए तब यहां पर कौन सा होगा सही आंसर। चलो फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, हट जा रहा हूं। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुतों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। गुड, वेल डन। तो इससे हम क्या पता करते हैं? फोरकास्ट करना कंज्यूमर डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को लेके कस्टमर कितनी डिमांड करेगा, उसकी अनुमान लगाना, उसका भविष्यवाणी करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का मेन वही काम है। अब जितना कस्टमर डिमांड करेगा हम उसके हिसाब से उतना बनाएंगे। 10 यूनिट बनाना है, 100 यूनिट बनाना है, 1 लाख यूनिट बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड और डिपेंडिंग अपॉन प्राइस। ठीक है ना, वहां से प्राइस भी सेटअप होगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ये बोलता है कि किसी गुड्स की प्राइस में अगर हम कुछ बढ़ोतरी कर दे तो उसके डिमांड में क्या असर पड़ेगा, कुछ कमी कर दे तो क्या असर पड़ेगा। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बेसिकली इसका फॉर्मूला जानना चाहेंगे तो डेल्टा, डेल्टा मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब हो गया परसेंटेज चेंज। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज, जो भी क्वांटिटी का परसेंटेज में बदला हुआ है, जो भी रुपएस की क्वांटिटी में बदला हुआ है, परसेंटेज में बदला हुआ है, उसको हम निकालेंगे ईडी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, तो क्या होता है ये, चलो जल्दी से बताओ। ये किस चीज को मेजर करता है? तो ये चेंज मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू अ प्राइस चेंजेस। प्राइस के बदलाव से क्या इफेक्ट आता है, ध्यान समझना। हमने किसकी बदलाव की? पहली प्रायोरिटी हमने बदलाव किया प्राइस में, और इससे
असर कहां मिला? क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, मतलब कितनी नंबर ऑफ डिमांड में बदलाव हुआ। तो पहली प्रायोरिटी हमने कहां पर एक्शन लिया? प्राइस में। उसका एक्शन कहां दिखा? क्वांटिटी में। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि कीमत में बदलाव के प्रति मांग क्या क्या चेंजेस हुआ है कीमत के, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सर क्वांटिटी बढ़ गई ना, डिमांड ज्यादा हो गया तो प्राइस बढ़ गया, वो वहां दिमाग नहीं लगाना है, ये अलग है, उसके लिए अलग नियम है, इसके लिए अलग नियम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट रेज व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या है? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर का क्या बढ़ रहा है? इनकम बढ़ रहा है, तो किस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ेगी? अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट रेज व्हेन अ कंज्यूमर इनकम रेज या इंक्रीजेस, अगर आपकी इनकम, एक सिंपल सी एग्जांपल लूं, अगर आप अभी कमाते हो 10,000 रुपए और इसमें आपको अपना घर चलाना है, ये पर मंथ आप कमाते हो 10,000 रुपए, इसमें आपको अपना घर वगैरह चलाना है, तो जाहिर सी बात है आप अपने खाने पीने कपड़े पहनने ओढ़ने जितनी भी चीजें हैं, आप कोशिश करोगे कि 10,000 तक में भैया मेरा सबका सब हो जाए, राइट। आप यही ट्राई करोगे कि भैया 10,000 में मेरा सब हो जाना चाहिए। लेकिन अब मैं बोलूं कि भैया अब आपकी जो इनकम है ना वो बढ़ करके 10 से ना 50,000 हो गई है पर महीने। अब एक बात बताओ, क्या आप 10,000 के टाइम पर जो कपड़े पहनते थे वही सेम कपड़े पहनोगे, या कपड़े का स्टैंडर्ड बढ़ेगा? आप जिस टाइप के खाना खाते थे, जिस टाइप का मतलब, आप हो सकता है चावल सस्ता वाला खाते होंगे, हो सकता है कि आप जो क्या बोलते हैं कोटा वाला मिलता है वो खाते होंगे, क्या अब आप वही खाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं बदलेगा, स्टैंडर्ड बदलेगा, थोड़ा सा अच्छा खाएंगे। पहले आप स्ट्रीट फूड में खाते थे, अब हो सकता है रेस्टोरेंट जाना शुरू कर देंगे। अगर मैं इसको और 50,000 से फिर बढ़ा करके 1 लाख कर दूं, ठीक है, अब और अच्छा आप लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा। तो आप इनमें से किस टाइप के गुड्स की जो खरीदारी है वो ज्यादा करेंगे? किस टाइप के गुड्स की? गिफन गुड्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, गिफन गुड्स गुड्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें छोड़ना है, ये तो हमें छोड़ना, अच्छी क्वालिटी पर हम जाएंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर भी हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि भी ये भी उतना यूज टू नहीं होगा। इंफीरियर गुड्स पर आप जाएंगे क्या? इंफीरियर गुड्स है भैया, तो डिपेंडिंग अपॉन है, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ नॉर्मल गुड्स जो है इसकी डिमांड्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी हमारी, है ना। जो नॉर्मल गुड्स है इसकी डिमांड्स हमें बढ़ानी होगी। गॉट इट? यहाँ पर अब बात आती है सर बाकी गुड्स का, अच्छा बाकी है क्या वो समझा दूं, चलो ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर बाकी है क्या, पहले वो तो समझा दो, चलो समझते हैं। गिफेन और इंफीरियर दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं, आप सिंपल सी भाषा में समझिए। गिफेन जो है और जो इंफीरियर है दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मुझे मेडिसिन लेनी है, आजकल आप देखते हो ना दवाई दोस्त का जमाना चला हुआ है, दवाई दोस्त रांची में तो खूब है, झारखंड में बहुत सारे स्टेट, लगभग लगभग सभी जगह पे है। तो दवाई दोस्त का जमाना चला हुआ है, जहां पर क्या जेनरिक मेडिसिन मिलती है जो कि लगभग 80% तक डिस्काउंट होता है। अगर आपकी इनकम 1 लाख या 50,000 तक हो जाए, क्या आप अब जेनरिक मेडिसिन खाएंगे? नहीं। अब आप कहां जाएंगे? नॉर्मल मेडिसिन खाना शुरू करेंगे। तो जेनरिक आपने छोड़ दिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स है जो ज्वाइंटली चलता है, जो ज्वाइंट होके चलता है एक साथ में। तो ज्वाइंटली यहां पर सिर्फ ऐसा कुछ यूज टू नहीं है, ज्वाइंट तो डिपेंडिंग अपॉन है, ये तो ऐसे भी साथ में नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो इससे खैर उतना बड़ा कोई इशूज नहीं है। तो बचेगा क्या? क्या रेज करेंगे आप? नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि भाई एक शानदार ऑफर आप लोगों के लिए है। क्या है? साल खत्म होने जा रही है और साल खत्म हो गया है, तो नए साल में अगर आप कदम रखने वाले हैं तो एक नई जोश के साथ रखो। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं हर साल आपसे बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, इस बार भी रिपीट करता हूं। 2025 समाप्त होने को है। आप एक सिंपल सा काम करना, 2024 में आप कहां खड़े थे और 2025 खत्म हो गया, एक साल बीत गया, आप अभी कहां खड़े हैं? क्या दोनों में कोई बदलाव आया है, हाँ या ना? ये क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से पूछना है और इसका जवाब भी आपको खुद ही देना है। अगर आंसर नहीं है इसका मतलब आपका एक साल बर्बाद हो गया, आपने एक साल अपने आप को पीछे कर लिया। तो बॉस ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का मौका आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है।
आपको तो नहीं मिलेगा, हाँ दूसरों को मिलेगा जब दोबारा आएगी तब की बात है, लेकिन आपको तो नहीं मिलने वाला है। तो आपके लिए डू और डाई वाला है, इस बार नहीं तो कभी नहीं करने वाले हो आप। तो ईयर एंड ऑफर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। प्राइस ड्रॉप ऑफर जो है वो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 13 तारीख से लेकर के 16 दिसंबर तक ये ऑफर रहेगा। जेपीएससी जेट की जो कंप्लीट कोर्स है, जो 7,000 की आती है, अगर डिस्काउंट भी करेंगे ना तो डिस्काउंट करके भी ये 5500 में आ रही थी बॉस, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपका आने वाला है 4499, मतलब और 1000 का डिस्काउंट इसमें भी, मतलब डबल डिस्काउंट होने वाला है। 7,000 में पहले 1500 का डिस्काउंट था, कितना हो रहा था भैया? 5500। अब 5500 की जगह में सिर्फ 4499 लगेगा। मतलब आप खुद देख लो कितनी ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट होने वाली है, लेकिन 3 दिनों का ऑफर होगा, डोंट बी मिस आउट। और वैसे बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी स्पेशल डिस्काउंट है, ठीक है ना। अभी इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन अभी डायरेक्टली 2000 का डिस्काउंट होगा, 5000 में ये कंप्लीट बैच अवेलेबल होगा। कोई क्वारीज होगा तो ऑफिस का नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली अपडेट ले सकते हैं। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है तो सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाओ, लक्ष्य अकेडमी सर्च करो, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में डायरेक्टली जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को मेजर करता है? चलो जल्दी से बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को मेजर करता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? अ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या बिक रहा है? तो सबसे ज्यादा क्या बिकने लगा है? अब देखोगे सर, आजकल ईवी गाड़ी बिकने लगे हैं, ईवी बाइक्स, ईवी कार, ईवी मोटरसाइकिल, सर इनकी सेल्स बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ दो तीन फायदे हैं सर। एक तो तेल का पैसा बच रहा है हमारा, दूसरा मेंटेनेंस खर्चा बड़ा बड़ा कम है। आप नॉर्मल तेल वाली गाड़ी लो, इंजन चेक कराओ, मोबिल भराओ, तो सर्विस कराओ, तो ये कराओ वो कराओ, बहुत सारे ताम झाम है भाई। बैटरी वाली गाड़ी में कुछ नहीं करना होता है, चार्ज किया चलना स्टार्ट, जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन। जैसे हम चार्ज करते हैं डेली यूज करते हैं, चार्ज करते हैं डेली यूज करते हैं, सेम उसी तरह से चार्ज करते हैं चलाते हैं, घर आते हैं चार्ज करते हैं चलाते हैं, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में बदलाव से, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में बदलाव से दूसरे प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट के क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा, ध्यान समझो। एक प्रोडक्ट की प्राइस हमने ऊपर नीचे की, उससे, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, दूसरे प्रोडक्ट में क्या असर पड़ा उसको जानने को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यहां पर ऑप्शन आएगा, चेंज देखो, चेंज इन डिमांड फॉर अ वन प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट की कीमत में बदलाव के कारण एक प्रोडक्ट की मांग में बदलाव देखने को मिला, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अ प्रोडक्ट्स डिमांड फॉल एज इट प्राइस रेस। क्या है? जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो इससे क्या हुआ कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो गिर जाती है। यह किसको दर्शाता है? प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड गिर गया, यानी कि जितनी क्वांटिटी न 10 रुपए का प्राइस था तब लोग 100 यूनिट खरीदते थे। सिंपल सी भाषा में समझिए, जब 10 रुपए प्राइस था तब 100 यूनिट बिकता था, प्राइस 12 हो गया, अब लोग यहां पर 80 यूनिट खरीद रहे हैं। तो प्राइस बढ़ने से यहां पर क्या होगा? डिमांड घट गया। तो किस में आएगा? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिन, डिमिनिशिंग रिजल्ट, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। मैं इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा आप लोग अलग से, कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई, जब किसी गुड्स की सप्लाई ज्यादा हो या कम हो उससे प्राइस में क्या अंतर होगा। इसकी डिमांड बाजार में सिर्फ 100 यूनिट की है, मैंने बना दिया 500 यूनिट। अब ये चूंकि खराब ना हो जाए, मेरा पैसा फंसा ना रहे, मैं इसकी प्राइस कम कर दूंगा ताकि सब लोग बिक जाए। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई के ज्यादा होने या सप्लाई के कम होने, ये डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। अगर डिमांड के से ज्यादा सप्लाई है तो प्राइस घट जाएगी, डिमांड से कम सप्लाई है तो प्राइस बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक ना। फिर क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि घटते रिटर्न का नियम जो है वो क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि
जहां पर आपकी जो अर्निंग है, रेवेन्यूज है, वो आप अगर प्राइजेस को कम करते हो तो वो रिटर्न ज्यादा होती है। मतलब ये बाजार में ये पेन 100 रुपए में बिक रहा है, मैंने अपनी दुकान में, मैंने भी पेन का दुकान खोला, 95 में बेच रहा हूँ। सब लोग 100 में बेच रहे हैं, मैं 95 में बेच रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरी सेल्स थोड़ी सी ज्यादा होगी एज पर कंपेयर, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक फेमस क्वेश्चन है भाई, असेसन और रीजंस वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स रेज, प्राइस ऑफ द गुड्स रेज यानी कि गुड्स की जो प्राइस थी वो हमने बढ़ा दी है। द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, और जो डिमांड है यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो घट गया है। ठीक है, साफ साफ बोला है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, उसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है। ये साफ साफ बोल रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले तो ये चेक करो सही है और गलत। बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर एक्सपेंसिव गुड्स ओवर अ चीपर वंस, उपभोक्ता हमेशा सस्ती चीजों के बजाय महंगी चीजों को पसंद करते हैं। क्या ये सही है कि हमेशा हम सस्ती चीजों को छोड़ के महंगी करते हैं? नहीं भैया, इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, इंडिया के कंज्यूमर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव बाजार है, यहाँ फ्री में कुछ बंटने लगे तो लोग लाइन लगा करके चेक लेने लगे। फ्री में कुछ मिले ना, लाइन लगा के लोग लेना लगते हैं। ठीक है, चलिए यार देख लेते हैं, अगर जहर भी मिले तो मुझे लगता है कि वो भी देख लेंगे। चल सर ट्राई करके देखते हैं असली वाला बेच रहा है कि नकली वाला बेच रहा है। ठीक है ना, लोगों का कहना मुश्किल है, बट रियलिटी तो यही है कि आ, हमेशा चीपर चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज पर कंपैरिजन ऑफ महंगी चीजों के। सो ये तो ऐसे ही गलत है, तो पहला सही है यहाँ पर सी नंबर, ए ट्रू आर फॉल्स। नेक्स्ट, असेसन रीजन का फिर से क्वेश्चन है, डिमांड कर्व फॉर अ कॉमोडिटी स्लोप डाउनफॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। क्या बोला जा रहा है, जो डिमांड कर्व होता है हमारा वो कैसा होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनफॉल में लेफ्ट टू राइट की ओर आता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, रीजन क्या होता है देख लेते हैं क्या है। ये तो बिल्कुल सही है हमारा है, दिस इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। क्या बोला जा रहा है कि यह सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के कारण से होता है। किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये पेन बाजार में ऑलरेडी बिक रही है, बट इसके कंपेयर में एक नया पेन आ गया है जो कि इससे सस्ता है, इससे सस्ता है और इसी के जैसा काम करता है। अब आप क्या यूज करोगे? कॉस्ट अगर ये 100 रुपए का है, ये 20 रुपए का है और दोनों में सिमिलर है, जैसे कि ये लिको फिको पेन है बॉस, सबसे ज्यादा मुझे यही पसंद है। सीरियसली बताता हूँ, मेरे ऑफिस में ना अच्छे अच्छे पेन है, बट रियलिटी में मुझे लिको फिको पेन सबसे ज्यादा मजा आता है। 3 रुपए का आता है, लिखता बड़ा अच्छा है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको यूज करता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट मेरे पास अवेलेबल है सस्ते वाला, मैं वो यूज कर रहा हूँ एज कंपेयर ऑफ महंगी वाली पेन के कंपेयर में। ठीक है, तो यहां पर ये तो है कि हाँ, इस सब्स्टिट्यूट की वजह से डिमांड नीचे गिरता है, ये भी सही है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट अभी जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए थी, फिर 50,000 कर दिया, फिर 1 लाख कर दिया, आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, आप क्या सेम गुड्स खाएंगे, सेम गुड्स को कंज्यूम करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, महंगी महंगी गुड्स और अच्छे अच्छे गुड्स में ट्रांसफर लेंगे, तो उसकी वजह से भी ये नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने के ये जो रीजन है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो बोथ आर करेक्ट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन सेशन और रीजंस वाले क्वेश्चन है। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स का मतलब समझ लीजिए एक तरह से नॉर्मल गुड्स, या फिर आप मेडिसिन के मात्रा में लेते हैं तो जो मैंने कहा दवाई दोस्त से जो हमें मिल जाता है, जेनरिक मेडिसिन। खाने पीने की बात करूं तो मान लो गरीब पैसे नहीं है तो कोटा से चावल जो मिल रहा है मुझसे खा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जब आ जाती हैं तो अब एक तरह से गिफन गुड्स में आ जाता है, सस्ता सस्ता चीज यूज कर रहे हैं। कपड़ा धोने के लिए ढेला साबुन आता है ना, बचपन में मैं भी यूज किया हूँ, ढीला साबुन आता ना, तो ढीला साबुन यूज कर रहे हैं। अब जिनके पास बाद में जब रेवेन्यू आप अच्छे जनरेट करोगे, ढीला साबुन जगह में रिन साबुन, तो कुछ और कुछ और कुछ और, फिर वॉशिंग मशीन आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्या बोलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो गिफन गुड्स और नॉन गिफन गुड्स वहीं से आता है। ठीक है ना, तो गिफन गुड्स वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला, जो गिफन वस्तु है
वो नकारात्मक आय के प्रभाव, सॉरी, गिवन वस्तु जो है वो नियम का उल्लंघन करती है, मांग के नियम का उल्लंघन करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है कि भैया गिवन गुड्स मांग के नियम का उल्लंघन करती है? सो ये ऑलरेडी सस्ती है, गिवन गुड्स ना ऑलरेडी सस्ती है, ये ऑलरेडी सस्ती है। अगर इसका प्राइस और कम हो जाए तो इसका जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे उसका, कभी भी नहीं इसको जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो और सस्ती हो रही है इसका मतलब वो और घटिया हो गया है, और घटिया हो गया तो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो गिफन गुड्स एक ऐसा गुड्स है ना जो लोग मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं, जब तक उनके पास इनकम नहीं है, साधन नहीं है, सोर्स नहीं है, तब तक ही वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही उनके पास इनकम अच्छी आने लगती है, उनके पास दूसरा सब्स्टिट्यूट आने लगता है, वो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना? इसके प्राइस के बढ़ने या घटने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसका असर इनकम से पड़ता है। इनकम लोगों की कम होगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इसकी डिमांड घट जाएगी, तो इसका असर उल्टा होता है। ठीक ना? तो ये वॉयलेट करता है इसके नियम को, बिल्कुल वॉयलेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये वॉयलेट करता है। बिल्कुल सही बात है कि ये वॉयलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है? फॉर अ गिवन गुड्स इज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है ना? ये क्या है? एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट है फॉर द रिगार्डिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी कि गिवन वस्तु नकारात्मक आय प्रभाव के अगर में आता है तो जो भी हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव होता है उससे ज्यादा होती है। मतलब ये कि गिवन गुड्स में जो इनकम है, इनकम के द्वारा ये नेगेटिव रिश्ते को दिखलाता है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा हमारा, तो जो हमारा गिवन गुड्स है, जो गिवन गुड्स है उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव हुआ ना, इनकम होने बढ़ने से ये घट गया। तो ये तो बिल्कुल भी सही है, और प्रॉपर रीजन भी है। मैंने क्यों कहा, ये क्यों मानता नहीं है? बिकॉज ऑफ इनकम की वजह से, सबसे बड़ा जो असर होता है वो इनकम की वजह से है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट में अगेन असेसन और रीजंस वाले क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत आपको मिलेंगे, कथन और कारण। एग्जाम में भर भर के आएंगे ये क्वेश्चंस, याद रखना, भर भर के आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन की राह यहीं से बनती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के लिए एंड सेल आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। नहीं इनरोलमेंट लिया है, जाके इनरोल कर लो, एंड सेल बार बार नहीं आएगा, मौके दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, रिवीजन मैंडेटरी है, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई। असेसन क्या करता है? द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड फॉर ऑल कमोडिटीज। मांग का नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है। अभी हमने देखा ना, अभी हमने देखा था ना, ये गिवन गुड्स पर लागू हुआ था क्या? ये नहीं था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया मेरे साथ में, गिवन गुड्स पर डिमांड नहीं होता है ये लागू, क्योंकि गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो लोग मजबूरी में यूज करते हैं, अपनी इनकम कम होने की वजह से यूज करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। गिवन गुड्स को ना सर्वाइवल गुड्स भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि वो लोग सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन जेन्युइन। ठीक है ना? दैट्स वाई ये लॉ ऑफ डिमांड पर काम नहीं करता है, ये इनकम डिमांड पर काम करता है, इनकम के हिसाब से काम करता है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर ऑलवेज यूनिवर्सल रिलेशन। ये एक दूसरे के यूनिवर्सली रिलेटेड करते हैं काम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। किसी भी चीज की नॉर्मली देखा जाता है, प्राइस बढ़ जाने से उसकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है ना वो घट जाती है, और प्राइस के कम हो जाने से जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है ना वो बढ़ जाती है। ये कॉमन सा चीज देखा जाता है, ये तो सही है। डी नंबर, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से अगेन असेसन रीजन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी अ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1। बोला जा रहा है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो ईडी है हमारा, वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, इक्वल टू इंफिनिटी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। भाई ये 5 चीजें हो सकती है। ये 1 2 3 चीज कौन बोल रहा है? मैं तो 3 चीज ही बोला है, ये ग्रेटर देन बोला है, लेस देन बोला है, इक्वल टू बोला है। ठीक है, ये 5 चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सबके अलग अलग नाम भी है, डोंट वरी, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे सबको बताऊंगा अभी। डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस वेरियस विद द
नेचर ऑफ द गुड्स एंड एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जो मांग की प्रतिक्रिया वस्तु है, ठीक ना, प्रतिक्रिया वस्तु की प्रकृति और विकल्प की उपलब्धता के साथ बदलती रहती है। जो मांग है, जो डिमांड है, वो जो डिमांड है, क्या बोला जा रहा है, जो डिमांड है वो जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके होने से इनमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब ऐसा क्यों होता है, अब ध्यान से समझते हैं ये क्यों काम करता है। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये डिमांड एनालिसिस क्यों काम करता है। मैंने कहा कि प्राइस किसी चीज का बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो घट जाएगा, ये हमने देखा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नमक की प्राइस बढ़ जाए, क्या आप कंज्यूम करना कम कर दोगे? नहीं। कंज्यूम कम करोगे क्या? नहीं। पानी, ठीक है, पानी की कीमत ऐसे लोग ऐसे फ्री में सोचते हैं, बट फिर भी पानी की कीमत है। जमीन से निकालने में भी आप मोटर लगाते हो तो बिजली बिल लगता है। आप कहीं से बोतल खरीदते हो तो भी लगता है। अब तो हर जगह पर वो लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो सबसे एग्जांपल मैं नमक ही ले लेता हूं, ठीक है। नमक की कीमत बढ़े या घटे, क्या आप उसको क्वांटिटी कम या ज्यादा करोगे? नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल। नमक का जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि नमक की जगह में हम चीनी डालना शुरू कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं होने की वजह से हम नमक की कीमत बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जितना कंज्यूम करते थे उतना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का सब्स्टिट्यूट हो, जैसे कि मोटर पेट्रोल वाली बाइक का सब्स्टिट्यूट है बैटरी वाली गाड़ी, तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े या पेट्रोल के बाइक की कीमत बढ़े तो लोग बैटरी वाली गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उस जगह पर बढ़े। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है, कैसे काम करता है? क्योंकि भैया इसका बाजार में सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। अगर सब्स्टिट्यूट हट जाए तो लॉ ऑफ डिमांड काम करना बंद कर देगा, जैसे कि नमक के केस में हुआ। आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है और इसका प्रॉपर रीजंस भी बता रहा है कि क्यों ये कम या ज्यादा होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में ना, इसे क्लियर हो गया ना एकदम। तो बहुत अच्छे से हमेशा याद रखो कि इकोनॉमिक ना बहुत मजेदार चीज है। बस यहां पर समझने की नीड है कि आप पढ़ क्या रहे हैं और आपसे पूछ क्या रहा है। अगर ये दो तीन चीजें अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया ना तो बॉस आधे से ज्यादा चीज तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है एकदम, हर एक पॉइंट को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड। कीमत में बदलाव के प्रति मांग की मात्रा की प्रतिक्रिया को मापने के लिए किसको मापा जाता है? इनमें से किसको आप मापते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? किसको मांगते हैं आप? जल्दी से बताइए। अरे अभी तो डिस्कस कर रहे हैं भाई, जब से पढ़ रहे हैं तब से तो यही पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। 11 क्वेश्चन हो गए तो मैं पढ़ा रहा हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भैया प्राइस में ऊपर नीचे होने से क्वांटिटी में ऊपर नीचे होता है, बस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू से तो वही देख रहे हैं हम लोग, है ना। शुरू से तो वही देख रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, दिस इज कॉल्ड। अच्छा ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने क्या कहा आपको अभी कुछ देर पहले, फॉर्मूला बताया था कि ईडी का फॉर्मूला क्या था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बटे में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या डेल्टा बटे में क्वांटिटी बटे में प्राइस, जो भी बोलो। अब ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो क्वांटिटी में बदलाव हुआ है 10%, अगर क्वांटिटी में बदलाव हुआ है 20% का और प्राइस में बदलाव हुआ है सिर्फ 10% का, तो यहां पर आंसर आया 2, यानी कि एक से ज्यादा आ गया, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन में आते हैं। अगर प्राइस में बदलाव हुआ है 5 का, सॉरी प्राइस में क्वांटिटी में बदलाव हुआ है 5% का
और जो प्रतिशत है उसमें बदलाव हुआ है 10 का। तो कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है ना। तीसरे ऑप्शन में आते हैं हम लोग। यहां पर बदलाव अगर हुआ है ऊपर में 10 का, नीचे भी 10 का, मतलब सेम सेम रहा है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। चौथे में आते हैं हम लोग। 5 ऑप्शंस मैंने आपको दिया था ना। प्राइस में, क्वांटिटी में कोई बदलाव ही नहीं है, और ये आया है 10, इसमें प्राइस में चेंजेस हो गया, तो क्या आएगा? 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन होगा नहीं, 0 को मल्टीप्लाई और 0 आ जाएगा। पांचवा क्या आ जाएगा हमारा? प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन डिमांड में 10 का बदलाव है, क्या आएगा? इन्फिनिटी। डिवीजन ही नहीं होगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। चलो जल्दी से बताओ, इलास्टिसिटी में क्या होता है? ग्रेटर देन 1। यूनिटरी में क्या होता है? इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना है। परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है? 0। और इनलास्टिक में क्या होता है, जल्दी से बताओ? ऑफ कोर्स लेस देन 1। क्या पूछा था यहाँ पर? सॉरी, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पर मिल गया ये हमें, और ये लेस देन 1 है। सारे आंसर्स मिल गए? नोट डाउन कर लो, बड़े काम का है। सिंपल सा, ये आप खुद से निकाल सकते हो, अपने से निकालना है, कुछ मेहनत नहीं करना। अब इसको यहां से फॉर्मूला से पुट कर लो, काम बन गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर अ वन प्रोडक्ट टू चेंज इन द प्राइस टू अनदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। क्या है? एक प्रोडक्ट की डिमांड को दूसरे प्रोडक्ट की कीमत से बदलाव को अगर जांचना हो तो कैसे जांचेंगे? अभी कुछ देर पहले इसका हम लोगों ने आंसर देखा था ना, कि एक वस्तु की कीमत में ऊपर नीचे होने से दूसरे की वस्तु में मांग में ऊपर नीचे हो जाए। बताया था ना, कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, पेट्रोल के गाड़ी की कीमत बढ़ने से बैटरी की गाड़ी की मांग बढ़ जाती है। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था ना। क्या था, क्या बोलते हैं उसे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, ओके, नॉमेरिकल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रेज फ्रॉम 50 टू 60। पहले 50 था, 50 से बढ़ करके 60 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ रहा है हमारा। क्वांटिटी डिमांड पहले 200 होता था, अब 150 हो गया है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले समझते हैं। मैंने क्या कहा था? डेल्टा क्वांटिटी बटे में डेल्टा प्राइस। अच्छा, यहां पर कोई ऐसे वाला दिमाग मत लगाना कि भैया क्वांटिटी बदल रहा है ना सर, 200 माइनस 150 बटे में सर कितना बदल रहा है इधर? 50। 50 से 60, 60 में से घटा लो, बात इसमें नेगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक ना। 50 माइनस 60, नेगेटिव को हटा देना, नेगेटिव से मतलब नहीं है। ऊपर में 50 का बदलाव आया, नीचे में भैया 10 का बदलाव आया। सर आंसर 5 आएगा। ये प्लीज मत करना, क्योंकि आंसर नहीं आएगा। मैं बोलोगे सर क्या है? डेल्टा का मतलब मैंने कुछ देर पहले समझाया था। डेल्टा का मतलब क्या था? डेल्टा का मतलब अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था। डेल्टा का मतलब है परसेंटेज। अब इसको हो क्या रहा है? परसेंटेज चेंज। डेल्टा का मतलब परसेंटेज चेंज। तो भैया कितना अंतर हुआ है? 10 रुपए का बढ़ा हुआ है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो जो बदला है 60 माइनस कर दीजिए, ठीक है, बटे में जो पहले बेस था, बेस कितना है? 50 का है, गुने में 100 कर दीजिए। तो ये आपको निकलेगा प्रतिशत। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग लगभग जो बदल रहा है, आप ध्यान से देखो, 50 में से 10 बढ़ा है। 50 में से कितना बदला हुआ हमारा? 10 बदला हुआ, यानी कि ये 20% बदल रहा है। कितना बदला है सर? 20%। उसी तरह से मैं क्वांटिटी भी निकाल लेता हूं। अब परसेंटेज चेंज फिर उसका भी निकाल लेते हैं। ये तो प्राइस का निकाला। कितने का अंतर हुआ है? 50 का अंतर हुआ है। 200 से 250 में गया, 150 में गया, 50 का अंतर हुआ है। बेस 200 का लेना है, गुने में 100 कर दो। काट छाट करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 25%। अब देखो मिल गया आपको। क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ था सर? 25% का। रुपए में कितना बदलाव हुआ सर? 20% का।
अब काट छाट करो इसको, अब काट छाट करो इसको, कितना आ जाएगा 1.25 सी नंबर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से वही है। कॉमोडिटी का इनिशियल प्राइस था 80 रुपए और उस समय 40 यूनिट का मांग हो रहा था। बाद में प्राइस 70 हो गया और डिमांड जो है वो 500 यूनिट हो गया। तो सेम प्रतिशत निकालना होगा हमें। सेम क्या करना होगा? प्रतिशत निकालना होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कोई बदलाव नहीं करना है आपको, ठीक है? सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। सबसे पहले प्रतिशत प्राइस निकालिए। प्राइस का प्रतिशत सबसे पहले निकाल लीजिए। अंतर कितना का हुआ है सर? 10 रुपए का अंतर हुआ है। बेस कितना है मेरे पास? 80 का है, गुने में 100 कर लीजिए। चलिए एक ये निकाल लीजिए। दूसरा सर क्वांटिटी का निकालिए, क्वांटिटी का प्रतिशत निकालिए। अंतर कितना है सर? 400 से 500 यूनिट, 100 यूनिट बढ़ गया है, बटे में 400 आएगा, गुने में भी 100 आएगा। चलिए जल्दी जल्दी दोनों का निकालिए। 80 का आधा 400, 12.5% तो ये हो गया और ये 25% हो गया। ठीक है, ये मिल गया हमें। चलिए अब बस अपना ईडी निकाल लीजिए। 25 भागा 12.5, काट छाट कीजिए, 2 बार में कट जाएगा आंसर। 2 बार में कट गया आंसर। ठीक है, यहां पर समझ में आया चीजें? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज परफेक्टली इनलास्टिक। डिमांड फॉर द कॉमोडिटी क्या है? परफेक्टली इनलास्टिक है। द प्राइस रेज बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांड विल बी। अगर आप लोगों को याद हो, परफेक्टली इनलास्टिक में मैंने क्या बताया था अभी? परफेक्टली इनलास्टिक में हमने क्या डिस्कस किया था? कैसे होता है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। क्वांटिटी में क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने कहा था कि ये 0 हो और इसमें 10% बदल जाए तो ये 0 ही रह जाएगा। इसका मतलब परफेक्टली इनलास्टिक ऐसा चीज है जिसमें जो ईडी होता है वो कितना होता है? 0 होता है हमारा। क्या होता है सर? 0। तो ये नहीं भूलना है। ये सब अब भूल गए हैं तो भैया ऐसे ही गलती कर जाएंगे। छोटी छोटी चीजें ही मिस्टेक्स देती हैं सबसे बड़ी, राइट? अगला क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर क्या है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब यह होता है जहां पर बहुत सारे सेलर अवेलेबल होते हैं और लगभग लगभग सबके पास सेम टाइप ऑफ गुड्स अवेलेबल होता है। ठीक है ना? द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एवरेज रेवेन्यू टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है ना? उनके बीच में किस तरह का रिश्ता हमें देखने को मिलता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों में किस तरह का रिश्ता हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में ये कॉमनली देखा जाता है परफेक्टली, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है यहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर हम मार्जिन को लेकर के नहीं चलते हैं। ठीक है ना? फिक्स कॉस्ट को लेकर नहीं चलते हैं, वेरिएबल्स पर सारा काम करते हैं। आगे, इन मोनोपोली एमआर कर्व लाइन। अगर अभी तो हमने देखा था परफेक्टली है, अगर मोनोपोली है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा फिर? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। मोनोपोली वाले में ये हमें कॉमन सा देखने को मिलेगा, यानी कि बिलो द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू के नीचे रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू हमारा। ठीक है ना? कुछ इस तरह का सेंस हमें देखने को मिलता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
इफ एमआर मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स जीरो, टोटल रेवेन्यू विल, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा वो बताइए। देखो इसको समझाने के लिए मैं ना एक आराम से ना आपको ग्राफ समझाता हूं, ग्राफ से समझने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है, देखो कॉस्ट हमारे पास कितने कितने होते हैं, एक होता है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला देते हैं तब बनता है टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। अब हमने जो भी प्रोडक्शन किया, अगर प्रोडक्शन पर प्राइस निकालना जाए, अगर क्वांटिटी प्राइस निकाला जाए, तो जितना टोटल कॉस्ट है उसको अगर हम प्रोडक्शन से भागा दे दें तो हमारे पास निकल जाएगा। तो एक लाइन हमने बनाया, एक लाइन हमने बनाया जो कि ये फिक्स प्राइस है, चाहे मैं कुछ बनाऊं या ना बनाऊं हमारा इतना रुपए का खर्चा आना ही आना है। ठीक है ना, ये एक तरह का बोल दो आप टोटल, ये एक तरह का फिक्स कॉस्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, ये समझाने के लिए। अब चूंकि हमने बनाना स्टार्ट किया, चूंकि हमने बनाना स्टार्ट किया, अभी हम जीरो पे खड़े हैं, तो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू आता है, तो एवरेज रेवेन्यू कुछ, अभी हमारे पास कुछ रेवेन्यू नहीं है, तो धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के ये रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे, प्राइस कम करना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो धीरे धीरे, एवरेज रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू लिखूंगा इसको, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है ना, तो टोटल रेवेन्यू जो होता है ना वो हमारे पास गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, यहीं पर जो एवरेज रेवेन्यू है वो कुछ जैसे जैसे बनाते हो वो वैसे 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 हमारा काम करता है। और इसे कंपैरेटिवली ये ज्यादा गिरता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू। ठीक है ना, और ये टोटल रेवेन्यू। अब ये जो पॉइंट है यहां पर से ना ये जीरो होना शुरू हो रहा है, अब देखोगे ये नेगेटिव में जाना शुरू हो रहा है। तो जैसे ही ये नेगेटिव में जाना शुरू होता है, ये जो जिस जगह पे ये नेगेटिव गया है इस जगह से आप ऊपर में आ जाओ, यहां पर टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर खड़ा है। क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पर खड़ा है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू उस समय क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ही एमआर बिकम जीरो, देखो ध्यान से देखो, एमआर बिकम अ जीरो, मैक्सिमम रेवेन्यू इसको टॉप लेवल पर अपना पहुंच गया है। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, इतने में आप मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से डिटेल ले लूंगा। ठीक है ना, जैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई होप सो। चलो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एमआर इज नेगेटिव, अभी प्रीवियस क्वेश्चन से ही था, टोटल रेवेन्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये गिरना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और ये कहां जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, डाउनफॉल में हो गया। कहां गया, डाउनफॉल में आ गया। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा, अब डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट, कितने स्कोर किए हैं जरूर कमेंट करके बताइए, और टॉप 6% में आना है तो भैया पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका झारखंड में दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है बॉस, याद रखिएगा। और प्राइस ड्रॉप सेल, ईयर एंड ऑफर आपकी 13 तारीख से यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया है जाकर के एनरोल कर लीजिएगा। जेपीएससी जेट की कंप्लीट बैच, कॉमर्स की पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ 4499 में अवेलेबल हो रही है। जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया जाके एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।